नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज जिस पेपर को सॉल्व करेंगे वो है स्टाफ एंड वेलफेयर का सेकंड पार्ट, जो रतलाम डिवीज़न द्वारा आयोजित किया गया था। ये 18 नवंबर 2021 को आयोजित किया गया था और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे यहाँ पे। और फाइट जो था वो काफ़ी अच्छा था, जिसमें से रिजल्ट इसके भी आ गए हैं और जिसमें से 6 लड़कों को चुना है, जिसमें से 24 लोगों का रिजल्ट आया है। तो उन सभी को बधाई देते हैं। और फर्स्ट पार्ट जो हमने सॉल्व किया वो काफ़ी साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम उसके अंदर काफ़ी थी और इसमें काफ़ी परेशानी हुई। तो कुछ लोग हैं जिन्होंने इस पेपर को हमारे साथ शेयर किया था, जिसमें आरबी मीना जी हैं, केएस कुशवाहा जी हैं, लाला राम मीना हैं, दीपेंद्र वर्मा जी हैं, गुड्डी जी हैं और भी बहुत सारे लोग जिनका नाम हम नहीं जानते हैं। तो उन सभी को धन्यवाद देते हुए हम लोग चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट में हमने 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। हम सेकेंड पार्ट में चलते हैं और देखते हैं कैसे इसे सॉल्व किया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 55 से सॉल्व करते हैं। चलिए 50 से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, मैक्सिमम विड्रॉल परसेंटेज फ्रॉम पीएफ ऑन कॉन्फिडेंशियल रीजन। गोपनीय कारण के तहत पीएफ निकासी की अधिकतम महत्तम सीमा कितनी है? तो देखिए, एक्चुअली मेरे हिसाब से अगर आप माने तो ये जो आंसर है 90%, ये सही होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें ये कारण भी कुछ बता सकते हैं कि नहीं 90% क्यों होगा। तो मेरा मानना है कि presently withdrawal of up to 90% balance without assigning a reason is allowed for railway servants who are due to retirement or superannuation within a year. It is proposed that this may be allowed for up to 2 years before the superannuation. ये कहीं सेंटेंस मैंने पढ़ा हुआ था, तो उस हिसाब से मेरे माइंड में ये आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 51 पे आ गए हैं। यदि आश्रित परिवार में शामिल हैं तो विशेषाधिकार पास के लिए कुल कितने सदस्य स्वीकार्य होंगे? तो जो है वो कुल मिला के 5 लोग सही रहेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर यही रहेगा 5। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। सेवा में रहते हुए अधिकतम कितनी बार छुट्टी नकदीकरण का लाभ उठाया जा सकता है? तो सेवा में रहते हुए 6 बार छुट्टी नकदीकरण का उठाया जा सकता है, 6 टाइम। ठीक है, 6 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 53 है, एक साल में कितनी बार चाइल्ड केयर लीव दी जा सकती है? तो 3 टाइम्स दी जा सकती है। ठीक है, 3 टाइम्स दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 54 है, एक अकेली सिंगल महिला को 1 वर्ष के भीतर कितनी बार चाइल्ड लीव दी जा सकती है? तो ये 6 टाइम दी जा सकती है। ठीक है, दी जा सकती है। और ये सिंगल फादर के लिए भी यही रूल अप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर यही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 है, इफ चाइल्ड केयर लीव 100% फुल सैलरी इज गिवन अप टू 360 डेज। तो सही बात है, जो पहला 365 दिन है उसमें हमको 100% सैलरी मिलती है और नेक्स्ट 365 डेज है वहाँ पे हमें 80% मिलता है। ठीक है, 80%। ठीक है, यही सही आंसर होगा और ये हमारा है। ठीक है, सी में। क्वेश्चन नंबर 56 है,
लेवल 15 रेलवे ऑफिसर वाइल ऑन ड्यूटी इज एलिजिबल फॉर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेवल 14 और 15 जो एसएचजी और एसएचजी और एचएचजी जो होते हैं, नॉन फंक्शनिंग होते हैं, उनको सिल्वर पास दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि जो लेवल 16 और लेवल 17 जो है, इसके लिए गोल्ड पास दिया जाता है। ठीक है, दे है, तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो जाएगा। और ये गोल्ड पास जो दिया जाता है वो जीएम को दिया जाएगा, सीआरबी को दिया जाएगा, मिनिस्टर्स जो हैं रेलवे के उनको दिया जाएगा, और चीफ कमिश्नर सीसीआरएस जो होते हैं उनको दिया जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये सब क्लियर हो गया। इन्हें डिलीट करना उचित रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 57 को देखते हैं। मैक्सिमम कॉम्पिटिशन ऑफ पेंशन इज 40%। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 58 कहता है डिविजनल रेलवे मैनेजर इज एलिजिबल फॉर। तो मैंने बताया कि लेवल 14 और 15 के लिए सिल्वर पास, तो यहाँ पे यही है। यहाँ पे एक ऑप्शन और आप ले सकते हो, इसको आप ट्रिक में बना सकते हो, डीएस एंड जीजी। ठीक है, डीआरएम को सिल्वर पास मिलते हैं और जीएम को गोल्ड पास मिलते हैं, ये आप क्लियर में नोट कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं। वीडो पास स्कीम स्टार्टेड फ्रॉम। तो ये है 12/3/1987 से स्टार्ट किए गए हैं, जो यहाँ पे ऑप्शन बी है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 60 है वैलिडिटी ऑफ हाफ सेट कॉम्प्लीमेंट्री पास डैश मंथ। हाफ सेट कॉम्प्लीमेंट्री पास जो मानक पास है उसकी वैधता कितनी महीने है? तो ये 5 महीने ही है। ठीक है, ये 5th महीने है। ठीक है, 5 महीने। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 61 पे आ गए हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम से लागू किया गया है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 से लागू किया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, 1947। ठीक है, आईडीए, इसको याद कर सकते हैं, आईडीए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। Okay, now let's move on. Question number 62. Study leave is granted for month at a time. At time. Okay, अध्ययन छुट्टी एक समय पर 12 महीने के लिए दी जा सकती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 12 मंथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63। ग्रेड पे 7600 जो है लेवल 13 कहा जाता है। देखिए ये काफ़ी कंफ्यूजिंग वाला मामला है। ठीक है, फिर भी हम इसे सॉल्व करते हैं। और ये जो ऑप्शन बी है, ये सिलेक्शन ग्रेड जो है, ये लेवल 13 तो ये हो गया। और ये जो है आपके पास
ये मेरे ख्याल से 12 है, हाँ ये 12 है, ठीक है। जेएसई 12 लेवल के हैं, सिलेक्शन ग्रेड 13 के हैं, और 14 जो है वो एसएजी है, 15 जो है एजी है, ठीक है। तो आई होप कि समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, हु इज प्रेसिडेंट ऑफ स्टाफ बेनिफिट फंड इन वर्कशॉप? ऑप्शन ए डिप्टी सीएमई, बी सीडब्ल्यूएम, सी एपीओ, डी डिप्टी सीडब्ल्यूएम। वर्कशॉप में स्टाफ बेनिफिट फंड के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है डिप्टी सीएमई, ये यहाँ पे सही होगा, ठीक है। ईच वर्कशॉप विल ऑल्सो हैव ए वर्कशॉप स्टाफ बेनिफिट का फंड कमिटी, द constitution of this committee being the same as that prescribed above for the division. If there is no senior skilled personnel officer in a workshop, his place shall be taken by the workshop manager, or if there is a no works manager, by the assistant work manager IG. ओके, तो अगर वहाँ पे डिप्टी सीपीओ नहीं है तो डब्ल्यूपीओ बन सकते हैं। तो यहाँ पे एक आप बात समझ लें कि जो यहाँ पे पहला तो ऑप्शन आएगा CWM का, फिर अगर वो नहीं है तो डिप्टी CWM, ठीक है। अगर वो भी नहीं है तो AWM का आएगा, ठीक है। तो ये चेयरमैन बन सकते हैं। सेक्रेटरी में जो रहेंगे वो SPO होंगे, APO होंगे, या फिर AWM होंगे, ठीक है। मेंबर्स में DMO हो सकते हैं, या फिर सॉरी ये नहीं, ये तो DMO लिख दिया मैंने, DMO डिविजनल मेडिकल ऑफिसर, या फिर ADMO असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर। ओके, तो ये सब हो सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग भी है। तो मेरे हिसाब से जो आंसर निकल के आता है वो ऑप्शन ए डिप्टी सीएमई आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं और देखते हैं क्या है। सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का आरक्षण पहली बार कब प्रदान किया गया था? तो ये 13 सितंबर 1950 को प्रदान किया गया था। ऑप्शन बी। When STSC reservation provided first in direct recruitment, तो ये बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। LSAP roster is applicable in both recruitment and promotional category separately, where the total cadre is less than 15। ओके, तो हमारे हिसाब से ये आंसर है। LSAP रोस्टर भर्ती और पदोन्नति दोनों श्रेणियों में लागू होता है जहां कुल संवर्ग कम से कम 15 होने चाहिए, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, LSAP रोस्टर इज ऑपरेटेड, LSAP रोस्टर संचालित होता है। तो ये जो है ये बेस्ड ऑन रोटेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, असफल उम्मीदवारों में सर्वश्रेष्ठ तदर्थ पदोन्नति दी जा सकती है यदि वो लिखित परीक्षा में न्यूनतम प्राप्त करता है 20% मार्क, ठीक है। 20%. Based among the failed candidate may be given ad hoc promotion if he scored 20% written test minimum. Okay. चलिए
क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं। बोर्ड ऑफ इंक्वायरी अपॉइंटेड बाय डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हैव नॉट लेस देन 2 मेंबर्स, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 70 पे चलते हैं। जहां नियुक्ति प्राधिकारी उपलब्ध नहीं है वहां किसे नियुक्ति प्राधिकारी माना जाना चाहिए? तो ये जीएम है, ठीक है, जीएम। Where appointing authority are not available, who should be treated as appointing authority? तो GM है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं। Who is competent authority to make rule on RS and DA rules? ठीक है, RS and DA नियमों पर नियम बनाने के लिए सक्षम पदाधिकारी कौन है? तो ये भारत के राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 71 पे आ गए हैं। हु इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू मेक, 71 तो मैंने कर लिया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। व्हेन कैजुअल लेबर्स कैन बी गवर्न अंडर द डिसिप्लिनरी रूल्स, आकस्मिक मजदूर कब रेलवे अनुशासित नियमों के तहत शासित किए जा सकते हैं? जब उनको टीएस मिल जाता है, अटेंडिंग टेम्पररी स्टेटस, तभी से वो गवर्न होते हैं, ठीक है, शासित होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 कहता है। हाउ मेनी एनेक्चर आर अटैच्ड विथ मेजर पेनल्टी चार्जशीट, प्रमुख दंड ज्ञापन के साथ कितने अनुसलग्न शामिल होते हैं? 4 अनुसलग्न शामिल होते हैं। आपको याद ही होगा 4 अनुसलग्न कौन कौन से हैं, ठीक है। पहला है आरोपों की मदें, दूसरा है कदाचार के विवरण, तीसरा है गवाहों की सूची और चौथा है दस्तावेजों की सूची। पहला आरोपों की मदें, दूसरा कदाचार के विवरण, तीसरा गवाहों की सूची और चौथा है दस्तावेजों की सूची, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं। इफ एन एम्प्लॉय इज प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, हु इज द कॉम्पिटेंट टू साइन द चार्जशीट? तो यहाँ पे जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है ना, यही सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन सी। अनुशासनिक प्राधिकारी ही उनको चार्जशीट पर हस्ताक्षर करने में सक्षम है। यदि किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की तिथि पर निलंबन के तहत रखा जाता है तो चार्जशीट पर हस्ताक्षर करने के लिए कौन सक्षम है? तो अनुशासनिक प्राधिकारी ही सक्षम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 कहते हैं। इंक्वायरी इज मैंडेटरी अंडर इंक्वायरी इज नॉट मैंडेटरी अंडर रूल नंबर 14(2) रूल। ओके, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 14(2) के जो नियम है के तहत जांच अनिवार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76 है। इंक्वायरी ऑफिसर रिपोर्ट्स टू द सप्लाइड टू, जांच अधिकारी की रिपोर्ट को सप्लाई किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन सी जो है ना, वही होगा। चार्ज ऑफिसर होता है ना, उसको ये किया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं। ऑन ट्रांसफर फ्रॉम वन डिवीजन टू अनदर डिवीजन, इफ ए स्टाफ डज नॉट रिपोर्ट फॉर ड्यूटी एट द न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग, देन हु विल बी द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन? तो एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में स्थानांतरण पर यदि कोई कर्मचारी पोस्टिंग के नए स्थान पर ड्यूटी के लिए रिपोर्ट नहीं करता है तो अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए सक्षम अधिकारी कौन होगा? नई जगह पर जो डीए प्राधिकरण होगा ना, जो अथॉरिटी होगी, प्राधिकारी होंगे, वही इसके लिए क्या बोलेंगे, उनको सक्षम माने जाएंगे, कॉम्पिटेंट माने जाएंगे। तो ऑप्शन जो है 77 का बी जो है वो सही आंसर है, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सरेंडर एंड क्रिएशन ऑफ पोस्ट? तो इसके तहत जो है समर्पण और पदों के सृजन के लिए गणना का तरीका जो है वो मीन पे प्लस डीए प्लस डीपी होता है, ठीक है। ये जो ऑप्शन है, हाँ, सी जो ऑप्शन है ये सही होगा। मीन पे प्लस डीपी प्लस डीए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है।
हाउ सरप्लस स्टाफ आर आइडेंटिफाइड, अधिशेष कर्मचारियों की पहचान कैसे की जाती है? तो जो कनिष्ठ होता है ना, जो जूनियर मोस्ट होता है, उसको ही इसमें पहचाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 79 इज सी। नाउ 80 question number 80. What is the procedure for dealing with manned surplus post? ऑप्शन ए है ट्रांसफर टू अदर यूनिट्स, बी सरेंडर, सी स्टाफ प्रोफाइल एंड रीडिप्लॉयमेंट प्लान शुड बी ड्रॉन एंड डी इज नन ऑफ। मानवयुक्त अधिशेष मैन्ड सरप्लस पदों के निपटाने के लिए क्या प्रक्रिया है? तो जो है स्टाफ प्रोफाइल एंड रीडिप्लॉयमेंट प्लान शुड बी ड्रॉन, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये मेन पावर प्लानिंग से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं। व्हाट इज द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब फॉर completing the process of redeployment of surplus staff in case of grade having element of direct recruitment? तो ये 4 मंथ का होता है। ठीक है, DRNQ के तहत जो यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत ग्रेड के मामले में अधिशेष कर्मचारियों को पुनः तैनाती की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निर्धारित समय सीमा जो है वो 4 महीने की है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं। व्हाट इज द प्रोसीजर टू accommodate the staff render surplus where vacant posts are not available? जहां रिक्त पद उपलब्ध नहीं है वहां अधिशेष प्रदान किए गए कर्मचारियों सरप्लस स्टाफ को समायोजित करने की प्रक्रिया क्या है? तो विशेष अधिशेष के पदों का सृजन करना है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यही सही है, टू क्रिएट ए स्पेशल सुपरवाइजरी पोस्ट। ओके, तो ये होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 83 पे आ गए हैं। एजुकेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द रेलवेज आर जनरली कॉन्फाइंड टू। ठीक है, रेलवे द्वारा प्रदत्त की जाने वाली शैक्षिक सुविधाएं आमतौर पर सीमित हैं। ये देखिए स्कूल तक तो सीमित हैं ही, इसके अलावा कॉलेज स्तर तक नहीं जाता मेरे ख्याल से। तो इस हिसाब से देखें तो ये क्वेश्चन होल्ड पे डाल सकते हैं, लेकिन जो फैसिलिटीज दी जाती हैं वो स्कूल लेवल तक की दी जाती हैं। ठीक है, और टेक्निकल लेवल भी है, लेकिन जो स्कूल लेवल है वो सही होना चाहिए। पर इस क्वेश्चन को होल्ड पे ही डालना ठीक रहेगा, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा इस बारे में मैंने नहीं पढ़ा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं। ए टीचर ऑफ रेलवे स्कूल कैन कंबाइन विथ वेकेशन। तो ये है कि एनी काइंड ऑफ लीव जो है ना उनके साथ वो की जाती है। अगर उन्होंने वेकेशन यानी कि जो गर्मी की छुट्टी वगैरह होते हैं और उस तरह की जो छुट्टियां होती हैं, जैसे दूसरे जगहों पे क्या होता है गरबा खेलने के लिए देते हैं, नवरात्रा होता है, दूसरे जगहों पे दुर्गा पूजा होता है, तो वैसे जगहों के लिए बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो एनी काइंड ऑफ लीव के साथ वेकेशन को लिया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 कहता है ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। तो 1966 को किए गए थे। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है द नेशनल काउंसिल इज चेयर्ड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, तो यही सही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है स्टाफ इन पे रेंज आर एलिजिबल फॉर अलॉटमेंट ऑफ टाइप 5 क्वार्टर्स। तो ये जो है ये 66 वाले जो जीपी वाले हैं उनके लिए गजटेड ऑफिसर विथ जीपी मोर देन 6600। ठीक है, ये ज़्यादा सुटेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है वार्ड ऑफ ग्रुप डी स्टाफ आर एलिजिबल फॉर कंपसनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट इन ग्रुप डी ओनली। तो ये सही नहीं है, ये फॉल्स है, और ये आवश्यक नहीं है कि किसी समूह घ के कर्मचारी का वार्ड नियुक्त किया जाएगा केवल ग्रुप डी के पद पर। ये गलत है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए एक पैरामीटर है
जिसके आधार पे एग्ज़ाम होगी और उसके आधार पे होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा निकल के आता है वो बी है, झूठ या फॉल्स। ओके, नाउ लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 89। द ऑनलाइन ग्रीवेंस रिड्रेसल मशीनरी ऑफ रेलवे इज निवारण। ठीक है, द प्लेटफॉर्म resolution of service related grievances of serving and former railway employee। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, निवारण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 89 को भी सॉल्व कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं। हाउ मेनी डेज नोटिस शुड बी गिवन बिफोर गोइंग टू स्ट्राइक इन पब्लिक सर्विस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी 6 वीक है, ये सही होगा। What is the full form of WCA? WCA is a Workmen Compensation Act 1923. ठीक है, it shall come into the force on the first day of July 1924। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ये सही है, आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 92 पे आ गए हैं। Who appoints the welfare inspector under the Workmen Act? तो ये स्टेट गवर्नमेंट करती है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, राज्य सरकार इसका करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 93 पे आ गए हैं। कैट वाज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर 1985, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर भी यहाँ पे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, जवाब नहीं दे पाता हूँ, सॉरी इसके लिए। 1/11/1985 जो है ये सही आंसर है। ठीक है, आप इसे याद कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 को देखते हैं। अंडर द वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट देयर आर 4 शेड्यूल्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 4 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है। द अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ वर्क्समैन कंपनसेशन कमिश्नर शैल लाइज विद द हाई कोर्ट। कर्मकार क्षतिपूर्ति आयुक्त वर्क्समैन कंपनसेशन कमिश्नर के निर्देश के विरुद्ध अपील निम्न के साथ की जा सकती है, तो हाई कोर्ट के साथ की जा सकती है। ठीक है, कमिश्नर के आदेश पर हाई कोर्ट को अपील होती है, सिंपल सा समझ लीजिए, कमिश्नर के आदेश पे हाई कोर्ट को अपील होती है। क्वेश्चन नंबर 96 है। एज पर HOER गार्ड बिलोंग्स टू विच कैटेगरी। तो ये जो है वो कंटिन्यूअस के तहत आते हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, गार्ड है, ड्राइवर है, TT है, क्लर्क है और टाइपिस्ट जो होते हैं वो कंटिन्यूअस के तहत आते हैं। मैंने क्या बताया, गार्ड। चलिए इसको लिखते हैं। ठीक है, गार्ड्स। उसके बाद है अपने पास, इसको ड्राइवर्स बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद TT इज। ठीक है, फिर आप इसको ले सकते हो क्लर्क्स और दूसरा ले सकते हो टाइपिस्ट। तो ये आपके लिए कंटिन्यूअस के तहत आने वाले लोग हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 को देखते हैं। ये एट रेलवे बोर्ड लेवल चेयरमैन ऑफ प्रेम इज CRB। ठीक है, रेलवे बोर्ड स्तर पर प्रेम की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, CRB करेगा। ऑप्शन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन 98। ये वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको बार बार देखा जाना चाहिए। ठीक है, ये है कैंटीन इन इंडियन रेलवेज आर ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं, स्टैट्यूटरी कैंटीन एंड नॉन स्टैट्यूटरी कैंटीन, यानी कि सांविधिक कैंटीन्स और असांविधिक कैंटीन होते हैं। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है, जो स्टैट्यूटरी कैंटीन होते हैं, सांविधिक कैंटीन होते हैं, ये अंडर सेक्शन 46 के तहत, फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत ये इसका
सेटअप किया जाता है, और जहां कर्मचारी 250 से ज़्यादा हैं वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये नॉन स्टैट्यूटरी कैंटीन भी होता है, असामाजिक जो बोलते हैं इसको, ये भी वेलफेयर मेजर्स है, और इसके तहत जो भी वो ऑर्गेनाइज किया जाता है, सेटअप किया जाता है, वो 100 और मोर से ज़्यादा स्टाफ होते हैं वहाँ पे किया जाता है, लेकिन 25 से कम नहीं होने चाहिए, और 100 से जो है वो कम होने चाहिए। ठीक है, इसके लिए किया जाता है। इसमें टिफिन रूम वगैरह सेटअप किए जाते हैं, और नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पे नॉन स्टैट्यूटरी कैंटीन चलते हैं और रिकॉग्नाइज भी होते हैं। तो आई होप कि मैंने समझाने का प्रयास किया, जो समझ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 99 पे आ गए हैं, जल्दी हम इसे 110 तक समाप्त करेंगे। देयर आर डैश टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन इंडियन रेलवेज। तो भारतीय रेलवे में 3 प्रकार की सहकारी समितियां चलती हैं, ठीक है, और उनका कुछ इस प्रकार नाम है कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, दूसरा नंबर है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एंड बैंक्स, तीसरा है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। ठीक है, चलिए हम आगे हैं 100 नंबर क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं उसको। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी किए जाते हैं। ठीक है, ये हमारा सही आंसर होगा। इन इंडिया रिट्स आर इशूड बाय हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कुछ 5 तरह के रिट जारी किए जाते हैं। ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं तो बेहतर होगा। ये अंडर आर्टिकल 226 a writ petition can be filed before the any high court within whose direction the cause of action arises। तो कुछ इस तरह का है, जैसे मैंडेमस है वी कमांड, मैं आज्ञा देता हूँ, ऐसा कोर्ट बोल सकती है। हैबियस कॉर्पस भी एक है, टू हैव ए बॉडी, अगर कोई व्यक्ति गायब हो जाता है तो उसका परिवार न्यायालय के सामने जाके बोलता है, ये काफ़ी प्रचलित है। तो इसी तरह के हैं। क्यू वारंटो भी होता है, व्हाट इज योर अथॉरिटी, वो क्वेश्चन कर सकती है हाई कोर्ट जब पब्लिक अथॉरिटी इस तरह कोई काम करती है जहाँ पे उनकी भागीदारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 4-5 तरह के रीट हैं। और पीएन भगवती जो थे उन्होंने रीट याचिका की शुरुआत की थी। तो अगर आपने आरआरबी की तैयारी की है या फिर यूपीएससी की तैयारी की है तो ये काफ़ी आम था उस वक्त जब हम तैयारी किया करते थे, आपने भी किया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 101 पे आ गए हैं। संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया था? तो 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया था। संविधान का भाग 17 संसद में किस तारीख को पारित हुआ था? तो 14 सितंबर 1949 को ही पारित कर दिया गया था। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो अपने विवेक का इस्तेमाल करें। क्वेश्चन नंबर 103 है, संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान है? तो जो राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान है वो है आर्टिकल 344 ए। ठीक है, इसमें कहा गया है आर्टिकल 344(1) में यह व्यवस्था है कि संविधान के प्रारंभ होने में 5 वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी, जो अन्य बातों के साथ साथ संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा का अधिकाधिक प्रयोग तथा सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के प्रयोग को प्रबंधित करने के बारे में सिफारिशें करेगा। तो ये आर्टिकल 344(1) में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 104 को। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया है? ठीक है, आर्टिकल 3444। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 है, संविधान के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं।
उसमें से लोकसभा के 20 सदस्य होते हैं और 10 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? तो ये केंद्र सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि उसकी प्रचार प्रसार को बढ़ाएंगे और आर्टिकल 351 उसके अंदर ये दिया गया है। राइट। चलिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं, जिसमें से अंग्रेजी शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 110 है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष जो हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये क्वेश्चन यहीं समाप्त हो गया है और ये हमने जल्दी समाप्त किया। तो हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं। आप लोग सजग हैं, जागरूक हैं और मुझे लगा कि आप म्यूट करके इसके फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आवाज़ का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। कोई प्रोफेशनल नहीं है, तो ये अनकट वीडियो होते हैं और ये से मैं दोबारा देखता नहीं हूँ, तो कोशिश करूँगा कि उसे सॉल्व कर लिया जाए। अगर नहीं सॉल्व होता है तो कोई बात नहीं है, मेरे उस ऑडियो को एक तरह से समझ लीजिए कि ये बकवास है और उसे म्यूट करके खाली आंसर आप देख लें, क्योंकि आप अब तक मेरे साथ अगर बने हुए हैं तो आपने उस पेपर को सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ऐसा मान के चलता हूँ। और बहुत सारे लोग पास हुए हैं, उन सभी को बधाई देते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और देखते हैं। तब तक आप इसे रिवाइज करके देखते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। देखिए, इधर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन छोड़िए। एक क्वेश्चन यहाँ पे है 44 नंबर क्वेश्चन, वो जो काफ़ी कंफ्यूजिंग है लोगों के लिए, उसे सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी सीएल इज गिवन टू ए हैंडीकैप रेलवे एम्प्लॉय? तो ये 12 होगा। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये 8 + 4 = 12। ये मैं बताना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे ओपन लाइन किया होता तो ये 14 हो जाता, 10 + 4 होता। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 45 भी इम्पोर्टेंट है। डीआर केस एनआईपी जारी होने के बाद अपील प्रस्तुत करने की समय सीमा है। तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी 45 डेज है, तो ये कभी कम संयोग बनता है, तो ये है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 46 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं एसडीजीएम जो होते हैं वो विजिलेंस के हेड होते हैं जोनल लेवल पे, तो सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए इसको यही समाप्त किया जाता है ताकि ये नहीं हो जैसे नर्सिंग भत्ता जो है वो 7200 रुपीज़ है। ये भी इस तरह का सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैंने आपसे कुछ वीडियोज़ के अंदर कहा था कि आप डीआर के जो नियम हैं वो याद करें और इससे जो फॉर्म है उनको याद करें। ये 2 क्वेश्चन आपको वहाँ से कवर होते हैं। ठीक है, ये देखिए कंडक्ट रूल भी इम्पोर्टेंट है। तो आप जब WLA की तैयारी कर रहे हैं तो कंडक्ट रूल, डीआर रूल्स, फैक्ट्री एक्ट, ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। इनसे होने वाली गलतियों से बचने के लिए इनको बार बार पढ़ा जाना चाहिए। मैं भी कोशिश करूँगा कि अगर कभी कोई सेट बनाऊँ तो इसके अंदर काफ़ी एलोबरेट करें, इस नॉलेज को इन्हांस करें ताकि कोई परेशानी नहीं हो। मेरे ख्याल से बाकी चीज़ें ये हैं, सेंसर जो है वो माइनर पेनल्टी है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, डीआर से आपको पढ़ते रहना चाहिए। अलाउंसेस भी इम्पोर्टेंट हैं। चलिए बाकी सब क्वेश्चन ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इसी तरह बने रहिए, अपने ज्ञान का वर्धन कर दिए, अपने नॉलेज का एनहांस कीजिए, आसपास के लोगों को नॉलेज दीजिए, खुश रहिए और ईमानदारी से रेलवे की ड्यूटी कीजिए। थैंक यू सो मच।